अम्बिलिकल कॉर्ड, अब्लुसरा, जिसे आम लैंग्वेज में नाल कहते हैं। नाल जो बच्चे को माँ से बांध कर रखती है या बच्चे और माँ के दरमियान एक डोरी की तरह स्ट्रक्चर होता है, रस्सी की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक्चुअली फीटस के एब्डोमेन के सेंटर से यानी फीटस की अम्बिलिकस से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ ये मोशैमा के सेंट्रल पार्ट से जुड़ा होता है। तो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लंबी नली की तरह होता है। ये मोशैमा और फीटस के दरमियान कनेक्टिंग लिंक बनाता है। प्लासेंटा से फीटस तक ब्लड पहुंचाता है। ये एक तरफ फीटस की अम्बिलिकस से और दूसरी तरफ प्लासेंटा की फीटल सरफेस से जुड़ी होती है। इसका डेवलपमेंट कोरियन और एम्ब्रियोनिक डिस्क के दरमियान जो मेसोप्लास्टिक टिश्यूज़ होते हैं, मेसोप्लास्टिक टिश्यूज़ के स्ट्रेच होने के नतीजे में या स्ट्रेच्ड पार्ट से बनती है। कनेक्टिंग स्टाफ है, जिसे कनेक्टिंग स्टाफ या बॉडी स्टाफ भी कहते हैं। इनिशियली ये एम्ब्रियोनिक डिस्क के काउडल एंड से अटैच होती है, एम्ब्रियोनिक डिस्क के काउडल एंड से अटैच होती है। फिर सेफेलो काउडल फोल्डिंग जब बनती है, सेफेलो काउडल फोल्डिंग बनने के बाद और एमनियोटिक कैविटी के इनलार्ज होने के बाद ये एमनियो एक्टोडर्मल जंक्शन के कवरेज के नतीजे में फीटस के वेंट्रल एस्पेक्ट पर आ जाती है, वेंट्रल एस्पेक्ट पर आ जाती है। और जिस तरह इसकी अटैचमेंट की जगह या अटैचमेंट की साइड बदलती है, उसी तरह इसकी लेंथ भी धीरे धीरे बढ़ती रहती है, बतदरीज बढ़ती है। इसमें कितने स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं? तो अम्बिलिकल कॉर्ड में मेनली 6 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सबसे पहला कवरिंग एपिथेलियम, दूसरा वार्टन्स जेली, तीसरा ब्लड वेसल्स, चौथा योक सैक एंड वेटेलिन डक्ट पाई जाती है, पांचवा एलेंटॉइस पाया जाता है और छठा ऑब्लिटरेटेड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम पाया जाता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम का ऑब्लिटरेटेड पार्ट यानी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ पार्ट रहता है वो पाया जाता है। अब कवरिंग एपिथेलियम किस चीज़ की होती है? कवरिंग एपिथेलियम तो एमनियोटिक एपिथेलियम की ही एक सिंगल लेयर पाई जाती है, कवरिंग एपिथेलियम। इसके एमनियोटिक एपिथेलियम के स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से ये फुल टर्म पर फीटल एपिडर्मिस की तरह नजर आती है। दूसरा पार्ट होता है वाटसन जेली, जिसकी वजह से ये कॉर्ड फिसलती है और इस पर जेली की तरह स्ट्रक्चर लगा हुआ दिखाई भी देता है। ये ट्रांसपेरेंट जेली होती है या कभी कभी थोड़ी हेजी होती है, लेकिन मोस्टली ये ट्रांसपेरेंट जेली होती है। तो ये एक्चुअल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के म्यूकोइड डिजनरेशन के नतीजे में जो फ्लूइड निकलता है, म्यूकोइड डिजनरेशन की वजह से जो फ्लूइड बनता है, ये फ्लूइड होता है जो कि एक्चुअली जिलेटिनस होता है, यानी चिकनाई लिगे हुए होता है। इसमें काफ़ी चिकनाई होती है, जिलेटिनस फ्लूइड होता है, इसीलिए इसे जेली कहा गया है, वाटसन जेली कहा गया है। इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं तो ये इलांगेटेड सेल्स होते हैं, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, तो जाहिर है इसमें इलांगेटेड सेल्स पाए जाते हैं और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स भी पाए जाते हैं। ये जेली जो होती है ये ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्शन फ्राहम करती है, ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद का स्ट्रक्चर ब्लड वेसल्स
स्टार्ट में इब्तिदा में जब ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है तो उस वक्त ये ब्लड वेसल्स 4 होती हैं, 2 आर्टरीज होती हैं और 2 वेन्स होती हैं। और जिस तरह लंग्स की आर्टरीज और वेन्स अपने नाम के बरअक्स काम करती हैं, उसी तरह ये आर्टरीज और वेन्स भी अपने नाम के बरअक्स काम करती हैं। यानी आर्टरीज जो है ये वेनस ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और वेन्स जो होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, जबकि पूरी बॉडी की जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और पूरी बॉडी की आर्टरीज जो होती हैं ये आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लंग्स की आर्टरीज और वेन्स ऐसी हैं जो अपने नाम के बरअक्स काम करती हैं, तो उसी तरह अम्लाइकल आर्टरीज और अम्लाइकल वेन्स भी अपने नाम के बरअक्स काम करती हैं। यानी जो वेन्स होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और जो आर्टरीज होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। आर्टरीज जो होती हैं फीटस के इंटरनल इलियक आर्टरीज से निकलती हैं, फीटस की इंटरनल इलियक आर्टरीज से निकलती हैं और जुनीन से प्लासेंटा तक वेनस ब्लड ले जाती हैं। फीटस से प्लासेंटा तक वेनस ब्लड ले जाती हैं और दोनों वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस तक पहुंचाती हैं। इब्तिदा में 4 होती हैं और चारों अपना काम करती हैं, लेकिन 4 मंथ प्रेगनेंसी में राइट वेन डिसअपियर हो जाती है, राइट वेन ख़त्म हो जाती है और सिर्फ सिंगल अम्लाइकल आर्टरी होती है, सिंगल अम्लाइकल आर्टरी पाई जाती है। राइट वेन डिसअपियर हो जाती है यानी सिर्फ एक वेन रह जाती है, लेकिन अगर एक वेन के साथ एक ही आर्टरी पाई जाती है अम्लाइकल आर्टरी में तो ये एबनॉर्मलसी है, ये कंजेनाइटल एबनॉर्मलसी को दिखाती है। यानी अम्लाइकल आर्टरी और वेन कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। 2 आर्टरी और 1 वेन अगर पाई जाती है तो ये नॉर्मल होता है, और अगर दोनों एक होती है, 1 आर्टरी और 1 वेन, तो ये भी एबनॉर्मल है, और अगर 2 वेन और 1 आर्टरी होती है तो भी एबनॉर्मल है। वेन 1 ही होना चाहिए, आर्टरी 2 होना चाहिए। जब और अगर इसके उल्टा होता है तो ये एबनॉर्मलसी है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन की तरफ निशानदही करती है। इसके ब्लड वेसल्स के बाद यॉर्क सैक एंड डक्ट पाया जाता है। ये अम्लाइकल कॉर्ड के इंसर्शन के मुकाम पर यॉर्क सैक का बचा हुआ हिस्सा पार्ट होता है, जो कि स्मॉल येलो बॉडी की शक्ल में दिखाई देता है, येलो कलर का दिखाई देता है। और इसी जगह पर एक डक्ट होती है जिसे विटलाइन डक्ट कहते हैं। इसके बाद एलेंटॉइस जो होता है ये फीटस के यूरेटर या यूरेकस और ब्लैडर के साथ कनेक्ट होता है। ये अंदरूनी तौर पर बंद होता है, अगर ये बंद नहीं होता तो भी ये मालफॉर्मेशन पैदा करता है। एलेंटॉइस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है, लेकिन ये अंदरूनी तौर पर यानी इसका ल्यूमेन बंद होता है। उसके बाद का पार्ट होता है ऑब्लिटरेटेड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम। ऑब्लिटरेटेड यानी ख़त्म होता हुआ या डिस्ट्रॉय होता हुआ। पहले 3 महीने में पहले यानी एम्ब्रियोनिक लाइफ में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम और इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम दोनों मिलकर मिड गट बनाते हैं, मिड गट बनाते हैं। और अगर ये मिड गट बनाने के साथ में अगर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम अगर ख़त्म नहीं होता है, पूरी तरह ख़त्म नहीं होता है, अगर बच जाता है और इंटेस्टाइन्स के कॉइल्स के साथ कंटिन्यू करता है तो हर्निएशन की कंडीशन डेवलप करता है, तो कंजेनाइटल अम्लाइकल हर्निया फॉर्म करता है। इसे
एग्जाम्फिलस भी कहते हैं, एग्जाम्फिलस भी कहते हैं। इसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड के कैरेक्टर्स इसके क्या क्या होते हैं? तो कैरेक्टर्स में इसकी लंबाई उमूमन एवरेज 40 सेंटीमीटर होती है, जबकि 30 to 100 सेंटीमीटर तक नॉर्मल मानी जाती है। अगर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है तो लॉन्ग कॉर्ड कहलाती है, और अगर 30 सेंटीमीटर से कम होती है तो शॉर्ट कॉर्ड कहलाती है। और 40 से 50 सेंटीमीटर की उमूमन पाई जाती है। ज़्यादातर फीमेल्स में, ज़्यादातर केसेस में 40 से 50 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। ट्विंस में, यानी ट्विंस प्रेगनेंसी अगर होती है तो 80 से 100 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। और इसका डायमीटर एवरेज डायमीटर जो आमतौर पर पाया जाता है वो 1.5 सेंटीमीटर होता है, लेकिन 1 सेंटीमीटर से 1.25 या 1.75 सेंटीमीटर तक तबई मानी जाती है, तबई होती है। पूरी अम्बिलिकल कॉर्ड एक जैसी नहीं होती। कुछ जगहों पर इसमें मोटापन आता है, मोटी दबीज होती है, जैसे उसमें गांठ पड़ गई हो या नट्स हो। तो जो उकदा या स्वेलिंग होती है ये उमूमन पहले तो वाटसन जेली के एक ही जगह ज़्यादा कलेक्ट हो जाने की वजह से बनती है, या फिर ब्लड वेसल, अम्बिलिकल ब्लड वेसल में ट्विस्टिंग यानी केकिंग के नतीजे में बनती है, यानी उरोक में बल आ जाने की वजह से नॉट्स बनती हैं। और अगर ये दोनों कंडीशन होती है, यानी वाटसन जेली के एक जगह कलेक्ट होने की वजह से या ट्विस्टिंग ऑफ वेसल्स की वजह से अगर नॉट्स बनती हैं तो ये फॉल्स नॉट्स कहलाती हैं। लेकिन अगर वाकई ब्लड वेसल्स में ट्विस्टिंग और ओवरलैपिंग हुई है, यानी ब्लड वेसल्स एक दूसरे में उलझ गई हैं, तो ये ट्रू नॉट्स बनती है। और ट्रू नॉट्स बहुत कम पाई जाती है, 1% ही पाई जाती है। जबकि ज़्यादा लंबाई होने की वजह से, जबकि अम्बिलिकल कॉर्ड की ज़्यादा लंबाई की वजह से बेबी के नेक के अराउंड लूप्स बनते हैं। ये लूप्स जो पाए जाते हैं ये 20 to 30% पाए जाते हैं। अम्बिलिकल आर्टरीज में आमतौर पर वाल्व होते हैं और आर्टरीज दबीज होती हैं। जो उमूमन आर्टरीज होती है वो दबीज होती है और उसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है और वाल्व पाए जाते हैं। लेकिन अम्बिलिकल आर्टरी में इंटरनल लैमिना में, यानी अंदरूनी तरफ कोई इलास्टिसिटी नहीं होती, बल्कि इंटरनल लैमिना में मसल्स पाए जाते हैं जो कि वेल डेवलप्ड होते हैं, बहुत अच्छी तरह वेल डेवलप्ड होते हैं, यानी अच्छे मसल्स अपनी वर्किंग में अच्छे होते हैं। वेल डेवलप्ड मसल्स की कोटिंग होती है। और अम्बिलिकल आर्टरीज में ये मस्कुलर कोटिंग की वजह से पैदाइश के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड आसानी से बंद हो जाती है, आसानी से क्लोज हो जाती है। अटैचमेंट, अब अम्बिलिकल कॉर्ड का अटैचमेंट एक तरफ तो फीटस के एब्डोमेन के सेंटर से है और दूसरी तरफ प्लासेंटा से है, लेकिन एक्चुअली ये फीटस के एब्डोमेन के सेंटर पर एट टर्म दिखाई देती है हमें, लेकिन शुरू में ये हमल के इब्तदाई दिनों में एम्ब्रियो के वेंट्रल एस्पेक्ट पर काउडल एक्सट्रीमिटीज़ के पास इसका अटैचमेंट होता है। योग सैक की एट्रोफी होती है। योग सैक की एट्रोफी होने के बाद सीलम बंद हो जाते हैं। सीलम के बंद होने के बाद ये पॉइंट मूवमेंट करके
हरकत करके एब्डोमेन के सेंटर पर आ जाता है। ये पॉइंट मूवमेंट किस तरह करता है, क्योंकि इसके अतराफ वेंट्रल एस्पेक्ट पर तो ये आ गई है शुरू में, लेकिन इसके अतराफ और भी टिश्यूज़ डेवलप होते रहते हैं और वो टिश्यूज़ डेवलप होने की वजह से ये धीरे धीरे सरकते हुए एब्डोमेन के सेंटर पर आ जाती है। और 4 मंथ प्रेगनेंसी में ये सेंटर ऑफ एब्डोमेन पर परमानेंटली आ जाती है। सेंटर ऑफ एब्डोमेन पर परमानेंटली आने के बाद यानी मुस्तक़िलन आने के बाद अब जो भी सेल्स के प्रोलिफरेशन होते हैं, डिवीज़न होते हैं, तो वो सिमेट्रिक होते हैं, यानी अम्बिलिकस के अतराफ सिमेट्री में होते हैं, इसलिए ये सेंटर पर कायम रहती है। और प्लासेंटा के ये तो फीटस पर हो गई। प्लासेंटा के फीटल सरफेस के सेंटर पर या प्लासेंटा के एज के दरमियान जो फीटल सरफेस का जो सेंटर होता है और प्लासेंटा का जो एज होता है उसके वो दोनों के दरमियान से इसका इंसर्शन आम तौर पर पाया जाता है, इसीलिए इसे एसेंट्रिक यानी सेंटर पर तो होता है लेकिन थोड़ा सा सेंटर से हटा हुआ होता है, इसलिए एसेंट्रिक इंसर्शन कहलाता है। अगर इसका एसेंट्रिक इंसर्शन भी होता है, सेंट्रल इंसर्शन भी होता है और मार्जिनल इंसर्शन भी होता है। इसके अलावा कभी कभी इसका अटैचमेंट जो होता है कोरियोनिक लीफ के कुछ फासले से या कोरियोनिक लीफ के मार्जिन से भी हो सकता है। अगर ये कोरियोनिक लीफ के मार्जिन से इसका इंसर्शन होता है तो विलामेंटस इंसर्शन कहलाता है, विलामेंटस इंसर्शन कहलाता है। इसके साथ फंक्शंस ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, जैसा कि हम उसका स्ट्रक्चर, उसका कैरेक्टर सब कुछ देख चुके हैं, तो ये तो मालूम होता है कि ये फीटस और मदर के दरमियान कनेक्ट करती है, उनका लिंक बनाए रखती है। दूसरा अहम फंक्शन ब्लड वेसल्स है, यानी मैटरनल ब्लड फीटस तक और फीटस का ब्लड मदर तक ले जाती है, और जब ब्लड ले जाती है तो बहुत सारे न्यूट्रिशंस और एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स भी लेकर जाती है, कैरी करती है। ब्लड ले जाती है, ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेशन दोनों यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी कैरी करती है। और इसके अलावा फीटस को बांध कर रखती है, यानी उसकी मूवमेंट को लिमिट करती है, फ्रीली मूवमेंट करने देती है लेकिन फिर भी उसे एक लिमिट देती है। फंक्शंस हुए। उसके बाद एबनॉर्मलसीज, फीटस अम्बिलिकल कॉर्ड की एबनॉर्मलसीज और मोशाइमा की एबनॉर्मलसीज अगले लेक्चर में देखेंगे। एक्चुअली एबनॉर्मलसीज सेकंड सेमेस्टर का पार्ट है, तो इसे सेकंड सेमेस्टर में ही देखेंगे जब डिसीज़ पढ़ेंगे, अभी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम वापस चलते हैं फीटल ग्रोथ पर। फीटल ग्रोथ, फीटस की ग्रोथ कब, कितनी, कहाँ होती है और किस तरह होती है। तो फीटस की ग्रोथ के लिए सबसे पहला स्पेशल इवेंट्स, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, ये मैं वापस बता दूं ताकि एम्ब्रियोनिक लाइफ यानी एम्ब्रियन का डेवलपमेंट किस तरह हुआ ये हमें वाज़ेह तौर पर क्लियर हो जाए। उसके बाद हम फीटल डेवलपमेंट या फीटल ग्रोथ देखेंगे। तो फर्टिलाइजेशन को 0 आवर माना गया है, उसके 30 आवर में फर्टिलाइजेशन के बाद के 30 घंटे में 2 सेल स्टेज यानी ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं और 4 सेल स्टेज 40 से 50 घंटों में बनती है और 12 सेल स्टेज 72 आवर्स में होती है। उसके बाद 96 आवर्स में 16 सेल स्टेज होती है और 16 सेल स्टेज को मॉडुला भी
कहते हैं। इसके बाद अगर डेज से देखा जाए तो 5th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन 5th डे ब्लास्टोसिस्ट बनता है। उसके बाद ज़ोना पेलोसिडा डिसअपियर होते हैं। उसके बाद एंडोडर्मल सरफेस का अपीयरेंस होता है। उसके बाद जो जोन बना हुआ है इनर सेल मास और आउटर सेल मास, तो इनर सेल मास में जो ग्रोथ हो रही है वो सब फीटल ग्रोथ कहलाती है, और जो आउटर सेल मास है इसमें जो कुछ बन रहा है वो एम्ब्रियोब्लास्ट कहलाता है। तो एम्ब्रियोब्लास्ट या ब्लास्टोसिस्ट के बाद आता है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट के बनने के बाद सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट होने के बाद प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई और टर्शियरी विलाइज बनती हैं और फीटोप्लासेंटल सर्कुलेशन शुरू होता है। फीटोप्लासेंटल सर्कुलेशन 22 डेज पर शुरू होता है और 22 डेज पर ही फीटल हार्ट भी अपीयर होता है, यानी फीटल हार्ट भी हम 22 डेज पर देख सकते हैं। इसके बाद 5th वीक प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम दिखाई देता है और 6 वीक पर यॉक सैक बनता है और 10 वीक पर सेकेंडरी यॉक सैक दिखाई देते हैं और 12 वीक तक जो है तो लेयर्स एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल लेयर्स बन जाती हैं और इन लेयर्स के बनने के बाद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम डिसअपियर हो जाता है, ऑब्लिटरेट हो जाता है, ऑब्लिट्रेशन होता है। अब लेयर्स बनने के बाद यानी एक्टोडर्मल लेयर, मेसोडर्मल लेयर और एक्टोडर्मल लेयर, मेसोडर्मल लेयर और एंडोडर्मल लेयर बनने के बाद ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद फीटल डेवलपमेंट शुरू होता है। फीटल डेवलपमेंट एक्चुअली पहले 3 महीनों में इवेंट्स बताई मैं कि डर्मल लेयर्स बनने के बाद ऑर्गन्स कौन कौन से बनते हैं, कौन कौन सी लेयर से कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, ये भी मैं इससे पहले बता चुकी हूँ। ऑर्गन्स पहले 3 महीनों में ज़्यादा बनते हैं, इसलिए पहले 3 महीनों में फंडल हाइट कम बढ़ती है, यानी प्रेगनेंसी दिखाई नहीं देती। और उसके बाद के 3 महीनों में जो फॉर्मेशंस होते हैं ऑर्गन्स के, सिस्टम्स के जो फॉर्मेशंस होती हैं उसमें मसल्स और मस्कुलर लेयर्स ज़्यादा बढ़ती हैं, तो अब ये दिखाई देने लगता है। और आखिर के 3 माह में जो फीटल वेट जो होता है ये ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। फीटल वेट, फीटल हाइट दोनों गेन करती है आखिरी 3 महीनों में, इसलिए आखिरी 3 महीनों में फंडल हाइट दिखाई देने लगती है और वाज़े तौर पर एब्डोमेन, फीमेल का एब्डोमेन वाज़े तौर पर दिखाई देता है। अब फीटल लेंथ किस तरह मालूम की जाए, इसके लिए 20 वीक तक फीटस को वर्टेक्स से कॉक्सिस तक यानी मेज़र किया जाता है। टॉप ऑफ हेड टू कॉक्सिस यानी फीटस का अम्बिलिकल वर्टिब्रल कॉलम मेज़र किया जाता है। इसे क्राउन रैंप कहा जाता है, क्राउन रैंप कहा जाता है। और क्राउन रैंप जो होता है 20 वीक के बाद ये क्राउन हिल मेज़र की जाती है। इनको मेज़र करने के लिए एक रूल बनाया गया है जिसे हेस रूल कहते हैं। हेस रूल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इसे आप लोग भी नोट करें।
फीटल लेंथ मालूम करने के लिए दिस रूल है, जो जिसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि पहले 5 महीने तक यानी नॉर्मल से फर्टिलाइजेशन के बाद से 12 वीक तक तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद से तो पहले 12 वीक के बाद से 5 मंथ तक फीटल लेंथ मालूम करना है। तो जितना टाइम ऑफ एमेनोर्गिया है यानी लूनार मंथ से अगर हम देखें तो लूनार मंथ से जो टाइम ऑफ एमेनोर्गिया है उसका स्क्वायर कर देने से फीटल लेंथ मालूम हो जाएगी। लेकिन यानी लूनार मंथ का स्क्वायर कर लेना है और उसे सेंटीमीटर में देख लेना है कि कितना बड़ा फीटस हुआ या फिर फीटस की लेंथ कितनी हुई। तो ये 5 मंथ तक तो ये वैलिड है, 5 महीने तक यही यानी लूनार मंथ का स्क्वायर देखना है। लेकिन 5 महीने के बाद जो लूनार मंथ है इसको मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है। मल्टीप्लाइड बाय 5 करते हुए हमें देखना है। तो 6 मंथ की प्रेगनेंसी अगर है तो 6 मंथ में जो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 30 सेंटीमीटर यानी 6 मंथ प्रेगनेंसी में फीटल लेंथ नियर अबाउट 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी तरह 7 मंथ में 35, 8 मंथ में 40 और 9 मंथ में 45 और 10 मंथ में 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये कैलेंडर मंथ नहीं लिया है, ये लूनार मंथ लिया हुआ है और कंप्लीट प्रेगनेंसी लूनार मंथ के हिसाब से 10 मंथ कंप्लीट होता है और एकेडमिक या कैलेंडर मंथ से 9 मंथ 9 प्लस माइनस 9 डेज होते हैं। इसके बाद हम फीटल वेट देखेंगे अगले लेक्चर में कि फीटल वेट किस तरह मालूम किया जा सकता है।